मैं राम सेवक दिवाकर, प्रवक्ता, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज धनौरा अमरोहा, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आज कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान भाग 2 में तरलों के यांत्रिक गुणों की व्याख्या करेंगे। तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या कि जब कोई तरल पदार्थ में कोई पिंड डाल दिया जाता है तो तरल पदार्थ किस तरह से उस पर कार्य करता है, किस तरह से उस पर दाब लगाता है, ये तरलों के गुण हैं। तरलों के गुण में किसी एक पिस्टन पर यदि बल लगा दिया जाता है तो दूसरी बाकी शेष पिस्टनों पर किस प्रकार से वो बल बढ़ जाता है, वो दाब बढ़ जाता है, इसके गुणों की व्याख्या करेंगे। किसी एक तरल पर यदि दूसरे तरल की परत या उसी तरल की परत प्रवाहित गति करती है तो किस प्रकार से क्रिया होती है, इस गुण की व्याख्या करेंगे। जब कोई द्रव किसी नली में प्रवाहित होता है तो किस प्रकार से क्रिया होती है, इस तरह से हम उसके गुणों की व्याख्या करेंगे। यही तरलों के यांत्रिक गुण हैं। बच्चों, कल की क्लास में हमने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक समझे, कुछ टॉपिक विस्तार से पढ़े। उसको मैं थोड़ा संक्षेप में इस अपने टॉपिक से जोड़ना चाहता हूं, जिनमें से क्या है, तरल दाब, पास्कल का नियम तथा इसके अनुप्रयोग और तरल दाब पर गुरुत्व का प्रभाव। इसे समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक है इसमें तरल दाब। तरल दाब को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। इस बीकर में हम कोई पिंड डाल देते हैं, जैसे हमने ये पिंड डाल दिया। इस पिंड को डाल देने पर क्या होता है, जैसे ही ये पिंड इस तरल में डुबोया जाता है, तरल में गिरता है, तो तरल में गिरने के कारण इस पिंड पर तरल के द्वारा एक आंतरिक अभिलंबवत बल ऊपर की दिशा में लगने लगता है, जिसे हम दाब कहते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं इसको हम, किसी पृष्ठ के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर एक समान रूप से लगने वाले अभिलंबवत बल को हम तरल दाब कहते हैं, फ्लूइड प्रेशर कहते हैं। मुझे संक्षेप में बताना है क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड करना है, टॉपिक से इसको जोड़ना है। इसमें P बराबर F/A। F क्या है, इस तरल के द्वारा इस पर लगने वाला बल, और A क्या है, इस बॉडी का क्षेत्रफल। इस दाब के संबंध में पास्कल नामक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम बनाया, जिसे एक नियम समझाया, जिसे हम पास्कल का नियम कहते हैं। क्या है ये पास्कल का नियम? पास्कल के नियम को हम इस चित्र से समझ सकते हैं। इस चित्र में बच्चों 4 चलायमान पिस्टन लगी हुई हैं, A, B, C, D। किसी एक पिस्टन पर हम नीचे की दिशा में दाब लगा देते हैं, ये पिस्टन नीचे आ जाती है। इस पर जो दाब हम P लगाते हैं, वो दाब इस पिस्टन पर लगने के कारण दाब द्रव पर लगता है और द्रव के प्रत्येक भाग में समान रूप से बट जाता है। समान रूप से बटने का मतलब है B पर भी लगता है विपरीत दिशा में बाहर की ओर, C पर भी लगता है बाहर की ओर, D पर भी लगता है बाहर की ओर। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दाब हमने पिस्टन A पर लगाया, वो दाब, संपूर्ण दाब समान रूप से द्रव के प्रत्येक भाग पर संचित हो गया। यही पास्कल का नियम होता है। क्या कि किसी पृष्ठ से बद्ध द्रव के किसी भाग पर लगाया गया दाब उस द्रव के प्रत्येक भाग पर समान रूप से संचलित हो जाता है। यही पास्कल का नियम कहलाता है। बच्चों, पास्कल के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं। वो अनुप्रयोग क्या हैं? नंबर 1, द्रव चालित लिफ्ट। पहले जब बिजली की लिफ्ट नहीं हुआ करती थी और घिरनी वाली लिफ्ट, रस्सी डोरी वाली लिफ्ट नहीं हुआ करती थी,
तो द्रव चालित लिफ्टें बनाया करते थे, वो प्रेशर से पास्कल के नियम के आधार पर लिफ्टें कार्य करती थी। दूसरा क्या है? द्रव चालित ब्रेक। ये आज स्टैंडर्ड क्वालिटी की बाइकों में या मोटरसाइकिलों में इस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत तेजी से ब्रेक लगते हैं, एकदम ठोस ब्रेक लगते हैं। इस ब्रेकों को हम डिस्क ब्रेक के नाम से कहते हैं, उनमें द्रव चालित ब्रेक होते हैं। ये ब्रेकों का प्रयोग करते हैं। इसमें दाब पर गुरुत्व का प्रभाव क्या है? दाब पर गुरुत्व का प्रभाव है P बराबर H रो G। ये रो घनत्व है, H इस पिंड की ऊंचाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है। बच्चों, गुरुत्व का प्रभाव कैसे पड़ता है दाब पर? हम जानते हैं कि जैसे जैसे पिंड नीचे की दिशा में आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, और जब गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो P का मान भी बढ़ेगा, और G का मान यदि घटता है तो भी P का मान घटता है। ये संक्षेप में मैंने बताया, जो कल टॉपिक समझाया गया था उस टॉपिक से संबंधित था। जो आज टॉपिक पढ़ाना था वो ये है श्यानता। श्यानता मतलब विस्कोसिटी। श्यानता एक प्रकार का विरोधी गुण है। कैसे हम इसको जान सकते हैं? हम इसे ऐसे जान सकते हैं कि कोई हमारे पास एक ठोस पृष्ठ है, ये इस ठोस पृष्ठ पर हम कोई दूसरी ठोस पृष्ठ ला करके उस दूसरी ठोस पृष्ठ को गति कराते हैं। जैसे हम गति कराते हैं वैसे ही गति कराने के कारण इन दोनों ठोस पिंड सतहों के बीच एक विरोधी बल कार्य करता है, जो ऊपर वाली पृष्ठ या ऊपर वाली सतह की गति का विरोध करता है, और यदि नीचे वाली गति करती है तो नीचे वाली की गति का विरोध करता है। यह विरोधी बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल हमेशा ठोस पिंडों की गति का विरोध करता है। बच्चों, सेम इसी प्रकार जैसे हमने घर्षण बल यहां समझा ठोस सतहों के बीच, वैसे ही हम तरलों के बीच भी समझ सकते हैं। किसी एक तरल पदार्थ पर दूसरी तरल पदार्थ या उसी तरल पदार्थ की कोई परत ले आते हैं। जैसे ये एक तरल पदार्थ की परत है, ये दूसरे तरल पदार्थ की परत है। इस परत पर इस परत को गति कराते हैं। जब इस परत ऊपर वाली परत को गति दूसरी नीचे वाली परत पर कराते हैं तो इन दोनों परतों के बीच एक विरोधी अर्थात घर्षण बल कार्य करने लगता है, जो ऊपर वाली परत की गति का विरोध करता है। ये जो विरोधी बल है यहां पर, ये जो विरोध हो रहा है, द्रवों की परतों का जो ये गुण है जो विरोध कर रही है एक दूसरे का, यही श्यानता का गुण कहलाता है। इसे हम परिभाषा के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, उसे हम श्यानता का गुण कहलाते हैं, गुण कहते हैं। श्यानता का जो गुण है वो विरोध करने वाला गुण है। जैसे इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यहां मैंने चित्र के अनुसार इसे तो समझाने का प्रयास किया है। ये कोई द्रव किसी क्षैतिज स्थिति में प्रवाहित हो रहा है। जब क्षैतिज स्थिति में प्रवाहित हो रहा है तो मान लेते हैं कि द्रव की भिन्न भिन्न परतें हैं। एक परत ये है, एक परत ये है, एक परत ये है, एक परत ये है, ऐसे ही बहुत सारी परतें हैं। हम देखते क्या हैं, सबसे ऊपर वाली परत का वेग सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम नीचे की दिशा में बढ़ने का प्रयत्न करते हैं वैसे नीचे की दिशा में जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इन परतों का वेग घटता चला जाता है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर चलने का प्रयास करते हैं तो इन परतों का वेग बढ़ता चला जाता है। क्या है ये श्यानता के कारण होता है, श्यानता के गुण के कारण होता है। क्यों? क्योंकि ये जब ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पर फिसलती है तो फिसलने के कारण एक विरोधी बल अर्थात घर्षण बल कार्य करने लगता है। ये घर्षण बल किसके कारण उत्पन्न होता है? श्यानता के कारण उत्पन्न होता है, विस्कोसिटी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें हम श्यान बल को भी समझ सकते हैं। क्या है ये श्यान बल? पहले मैं समझा रहा हूं, परिभाषा बाद में बताऊंगा। क्या है श्यान बल? ये ऊपर वाली जो परत है अपने से नीचे वाली परत पर एक बल लगाती है, जिसके कारण ऊपर वाली परत नीचे वाली परत के वेग को बढ़ाने का प्रयास करती है।
इंक्रीज करने का प्रयास करती है, और नीचे वाली परत अपने से ऊपर वाली परत पर एक बल लगाती है, जिसके कारण ये इसके वेग को घटाने का प्रयत्न करती है। ये जो बल है, जो ऊपर वाली परत अपने से नीचे वाली परत पर लगा रही है, जिसके कारण इसका वेग बढ़ने का प्रयास हो रहा है, नीचे वाली परत अपने से ऊपर वाली परत पर एक बल लगा रही है जो इसके वेग को घटाने का प्रयास कर रही है, यही बल श्यान बल कहलाता है। परिभाषा क्या है श्यान बल की? कि जब कोई द्रव क्षैतिज तल में प्रवाहित हो रहा हो तो प्रवाहित होते द्रव की परतों की सापेक्ष गति के अभिलंबवत कार्य करने वाले आंतरिक स्पर्श रेखीय बल को, जो बल मैंने अभी बताया कि जो बल इसके द्वारा इस पर लग रहा है और इसके द्वारा इस पर लग रहा है, वही आंतरिक स्पर्श रेखीय बल को हम श्यान बल कहते हैं। यहां से परिभाषा स्पष्ट है। इस श्यान बल की अवधारणा क्या है, ये यहां से स्पष्ट है कि किसी क्षैतिज तल में प्रवाहित होते द्रव की परतों की सापेक्ष गति के अभिलंबवत कार्य करने वाले आंतरिक स्पर्श रेखीय बल को हम श्यान बल कहते हैं। श्यान बल के कुछ उदाहरण हैं, कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसके उदाहरण हैं? श्यानता के निम्नलिखित उदाहरण नंबर एक उदाहरण है कि वायु में हम जितनी तेजी से चल सकते हैं उतनी तेजी से हम द्रवों में नहीं चल सकते, अर्थात जल में नहीं चल सकते। क्या कारण है? वायु में जब हम चलते हैं तो जो वायु की श्यानता होती है वो जल की श्यानता से कम होती है। जिसकी श्यानता जितनी कम होगी उसमें हम उतनी तेजी से दौड़ सकते हैं, उतनी तेजी से चल सकते हैं। जिसकी श्यानता जितनी अधिक होगी, अधिक होने के कारण उसमें हमारी गति मंद हो जाती है, गति धीमी हो जाती है। यह श्यानता का उदाहरण है। नंबर 2 श्यानता का बादल का आकाश में तैरना। बच्चों, बादल क्या है? बादल के बनने का कारण क्या है? इस समय पूरे वातावरण में धूल के कण लगातार विचलित होते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, जिसे हम वायु कहते हैं, जिसे हम वातावरण कहते हैं। ये धूल के कण ही या कोई गैस के कण इत्यादि इस पूरे वायुमंडल में उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। क्या होता है? तापीय कारण, सूर्य के ताप के कारण, वैसे घरों में ताप के कारण जल का वाष्पीकरण होता है। और जल का जो वाष्पीकरण होता है, वो जो वाष्प है वो उन धूल के कणों पर नियमित जमती चली जाती है। जैसे जैसे वो जमती चली जाती है वैसे वैसे धूल की कण और वाष्प मिलकर एक बूंद बना लेती हैं। वो बूंद, जब बहुत सारी बूंदें एक दूसरे के पास इकट्ठी हो जाती हैं, एक दूसरे के पास समायोजित हो जाती हैं, तो वही हमें आकाश मंडल में बादल के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे वाष्पीकरण होता चला जाता है वैसे वैसे वाष्पीकरण होने के कारण धूल के कणों पर जमने वाली वाष्प बढ़ने लगती है और बूंद का भार भी बढ़ने लगता है। बूंद के भार के बढ़ने के कारण एक स्थिति ऐसी होती है कि जो बूंद का भार है जमता चला जाता है, वैसे वैसे बूंद का जो भार है वो बढ़ता चला जाता है। एक विशेष स्थिति में जब बूंद का भार बूंद पर लगने वाले वातावरण या वायु के श्यान बल से अधिक हो जाता है तो वो बूंद बारिश के रूप में नीचे आ जाती है, परंतु जब उसका भार वायु के द्वारा उस पर लगने वाले श्यान बल से कम रहता है तो बूंद आकाश में तैरती रहती है। बादल आकाश में तैरने का भी श्यानता का ही कारण है। वायु के द्वारा लगने वाली श्यानता के कारण ही जो बादल है वो आकाश में तैरते रहते हैं। दूसरी बात क्या है? तीसरा उदाहरण क्या है कि श्यानता को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, श्यानता की विशेषता इस प्रकार भी जान सकते हैं कि अगर हम एक कीप लें और उस कीप में जल या अल्कोहल डालें तो उस कीप से जल और अल्कोहल बहुत तेजी से निकल जाती है। परंतु यदि हम ग्लिसरीन अर्थात गाढ़ा द्रव, ग्लिसरीन, तारकोल, शहद इत्यादि डालते हैं तो वो इतनी तेजी से कीप में से नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन, शहद और तारकोल की जो श्यानता होती है, श्यानता का जो गुण होता है वो जल और अल्कोहल से अधिक होता है। श्यानता अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है परंतु गैसों की श्यानता बढ़ती है।
अगला टॉपिक क्या है? किसी द्रव के धारा रेखी प्रवाह में श्यानता गुणांक तथा वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक की गणना करेंगे। इन परतों के बीच में लगने वाले श्यानता गुणांक की को परिभाषित करेंगे। श्यानता गुणांक की अवधारणा देखेंगे क्या है बच्चों। वही पहले वाला चित्र मैंने एक परत दिखाई है, OX एक परत है जो क्षैतिज तल है। इससे ऊपर PQ एक द्रव की परत है जो प्रवाहित हो रही है। RS एक द्रव की परत है जो प्रवाहित हो रही है। PQ परत की Z दूरी पर है। RS डेल्टा Z अर्थात Z प्लस डेल्टा Z दूरी पर है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सबसे ऊपर वाली परत का वेग सबसे अधिक होता है, Vx प्लस डेल्टा Vx है। उससे नीचे वाली परत का वेग उससे कम होगा Vx, अर्थात इन दोनों के वेग में जो परिवर्तन है वो डेल्टा Vx है और दूरी में कितना परिवर्तन है? डेल्टा Z। बच्चों जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ऊपर से नीचे की ओर चलने पर वेग के मान में परिवर्तन है, नीचे से ऊपर की ओर चलने पर वेग के मान में परिवर्तन है। तो यही वेग के मान में जो परिवर्तन है लंबाई के दूरी के साथ, यही परिवर्तन वेग प्रवणता कहलाता है। परिभाषित कैसे करेंगे कि द्रव की परतों के बीच द्रव के प्रवाह के अविलंबवत, द्रव की परतों के बीच द्रव के प्रवाह के, द्रव का प्रवाह ये है, द्रव के प्रवाह के अविलंबवत इस तरह से, द्रव के प्रवाह के अविलंबवत वेग परिवर्तन की दर अर्थात वेग के मान में कमी है। ऊपर से नीचे की ओर चलने पर वेग के मान में कमी है, नीचे से ऊपर की ओर चलने पर वेग के मान में वृद्धि है। तो यही वेग के मान में जो परिवर्तन है, अविलंबत द्रव के प्रवाह के अविलंबत जो वेग के मान में परिवर्तन है, यही वेग प्रवणता कहलाता है। और ये वेग प्रवणता डेल्टा Vx बटे डेल्टा Z होती है। बच्चों इन परतों पर एक दूसरे पर जो लगने वाला श्यान बल है वो दो प्रकार से कार्य करता है, दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, इन दोनों परतों के बीच में लगने वाला श्यान बल क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात नंबर दो, जो श्यान बल है वो वेग प्रवणता डेल्टा Vx बटे डेल्टा Z के भी अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों को इक्वेशनों को एक साथ मिलाने पर F अनुक्रमानुपाती है डेल्टा Vx बटे डेल्टा Z। जब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। यहां पर नीटा कांस्टेंट है, ईटा। ये ईटा यहां पर श्यानता गुणांक कहलाता है। इस श्यानता गुणांक की अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा इस तरह से बन जाती है कि यदि हम दोनों परतों का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर में, अर्थात दोनों परतों की जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और इनके बीच में जो वेग प्रवणता है वो भी 1 मीटर 1 हो, तब F बराबर ईटा आ जाता है। यहां से हम परिभाषा को बना सकते हैं कि किसी द्रव का श्यानता गुणांक द्रव के भीतर परतों के एकांक क्षेत्रफल के बीच कार्य करने वाले श्यान बल के बराबर होता है, जबकि दोनों परतों के बीच वेग प्रवणता एकांक हो। ये श्यानता गुणांक की परिभाषा है, श्यानता गुणांक की अवधारणा है। श्यानता गुणांक का मात्रक SI प्रणाली में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बराबर 10 डिवाइड होता है। अब नया टॉपिक है स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स नामक वैज्ञानिक ने सन 1819 से लेकर के 1903 तक, ये अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, जॉर्ज जी स्टोक्स के नाम से इनका पूरा नाम जॉर्ज जी स्टोक्स है। इन्होंने द्रव में गिरते पिंड के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। द्रव में गिरते पिंड पर द्रव के द्वारा लगने वाले श्यान बल के लिए समीकरण बनाई, एक सूत्र बनाया। इस सूत्र को ही हम स्टोक्स का नियम कहते हैं। क्या है ये स्टोक्स का नियम? बच्चों स्टोक्स का जो नियम है वो ये है कि यदि हम किसी बीकर में भरे द्रव में कोई पिंड या कोई गोली गिराते हैं तो पिंड या गोली के गिराने पर गोली या पिंड अपने नीचे से द्रव को, जैसे यहां पर द्रव हो, ये इस तरह से द्रव भरा हुआ है यहां पर,
तो ये जो गोली नीचे गिरेगी, ये गोली अपने नीचे से जो द्रव होगा इसके संपर्क में, यहां पर जो द्रव होगा ये यहां पर इस जगह पर, इस द्रव को अपने साथ गति कराएगी। अर्थात ये वाली जो संपर्क, गोली के संपर्क वाली जो द्रव की परतें होंगी वो विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जाएंगी। परंतु अगर ये बीकर भरा हुआ है इस तरह से और यहां जो द्रव है ये द्रव विराम अवस्था में ही रहेगा। जैसे जैसे ये गोली नीचे होती चली जाएगी, ये गोली द्रव में नीचे की ओर गति करती चली जाएगी, तो इस गोली पर लगने वाला जो प्रभावी बल है जिसके कारण ये गोली नीचे की दिशा में गति कर रही है, उस प्रभावी बल के कारण ये जो द्रव की परतें इसके सामने से हटती चली जाएंगी, विराम अवस्था से गति अवस्था में आती चली जाएंगी, तो उन परतों के बीच इस प्रभावी बल के कारण एक श्यान बल उत्पन्न हो जाएगा। इसी श्यान बल को हम इस गोली के प्रभावी भार या गोली के प्रभावी भार के कारण उत्पन्न होने वाले श्यान बल, गोली की त्रिज्या, गोली के सीमांत वेग, द्रव के श्यानता गुणांक के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया, F बराबर 6 पाई नीटा आर वी। वी क्या है? सीमांत वेग। अब मैं सीमांत वेग के बारे में प्रकाश डालता हूं। सीमांत वेग क्या कहलाता है? बच्चों, सीमांत वेग जो है, अभी हमने पढ़ा कि ये पिंड या गोली द्रव में नीचे की दिशा में गति कर रही है, अपने पास वाले द्रव की परतों को ये विराम अवस्था से गति अवस्था में ला दे रही है, अर्थात परतें विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जा रही हैं। दूर वाली परतें विराम अवस्था में है। जैसे जैसे ये गोली नीचे की दिशा में आएगी, वैसी वैसी परतों के बीच में जो श्यान बल लग रहा था उसका मान बढ़ता चला जाएगा। परंतु एक विशेष स्थिति ऐसी आएगी कि जिसमें गोली तथा द्रव की परतों के बीच उत्पन्न होने वाला श्यान बल एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में पिंड की जो चाल होगी वो सीमांत चाल कहलाएगी। यही सीमांत वेग की परिभाषा है कि द्रव में गिरते पिंड की एक विशेष स्थिति में जब द्रव के द्वारा गोली पर लगने वाला श्यान बल गोली के प्रभावी भार के बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में गोली की चाल सीमांत चाल कहलाती है। यह स्टोक्स का नियम है। इसमें स्थिति में पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। जब गोली नीचे गिरती है तो दो बल कार्य करते हैं। गोली पर नीचे की दिशा में कार्य करने वाला प्रभावी बल, जैसे जब गोली नीचे की दिशा में गिरेगी तो इसका भार होगा, भार के कारण ये नीचे की दिशा में गति करेगी, परंतु इस द्रव के द्वारा गोली पर एक उत्प्लावन बल कार्य करेगा जो गोली के भार का या गोली की गति का विरोध करेगा। यह कहलाता है माध्यम के द्वारा उत्प्लावन बल। अब गोली का जो प्रभावी भार होगा, प्रभावी भार जो नीचे को गति करा रहा होगा, तो वो इसके भार में से उत्प्लावन बल घट जाएगा, तो इसका प्रभावी बल आ जाएगा mg। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, ये गोली का घनत्व है इसका, तो v rho g। द्रव का घनत्व सिग्मा है, तो प्रभावी बल जो है गोली के भार माइनस माध्यम के द्वारा गोली पर लगने वाला उत्प्लावन बल, ये उत्प्लावन बल है, ये गोली का भार है, ये रो जो है सिग्मा जो है, ये सिग्मा इस द्रव का, जिस द्रव में गोली डुबाई गई है उस द्रव का घनत्व है। इनके दोनों को घटाएंगे तो भी बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी आ जाएगा, और ऊपर की ओर कार्य करने वाला श्यान बल 6 पाई नीटा आर वी। सीमांत की स्थिति में क्या थी? सीमांत की स्थिति कि जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है तो द्रव के द्वारा उस पर लगने वाला श्यान बल यदि गोली पर या पिंड पर कार्यरत प्रभावी बल के बराबर हो जाता है तो पिंड सीमांत की स्थिति में कहा जाता है। फिर पिंड की चाल सीमांत चाल कहलाती है। सीमांत चाल की स्थिति में दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे। 6 पाई नीटा आर बी 4/3 ये आयतन है। आयतन किसका? ये रो आयतन है। ये आयतन जितने में द्रव भरा हुआ है ये गोली का आयतन है, तो गोली के आयतन को हम ज्ञात करेंगे कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी।
4 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये 2/3 आ गया। इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ, तो ये v बराबर 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g बटे नीटा। अर्थात सीमांत वेग जो है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। यहां से ये निष्कर्ष निकल कर ये आता है कि v अनुक्रमानुपाती r², अर्थात सीमांत वेग गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। स्टोक्स के नियम के कुछ विशेषताएं हैं, कुछ अनुप्रयोग हैं। सबसे पहला वर्षा की बूंदों की चाल, फिर बादल का बनना। बादल का बनना मैंने अभी समझाया था पीछे कि बादल का बनना क्या होता है कि जब धूल के कणों पर वाष्प जमने लगती है तो वाष्प जमने के कारण वो धूल के कण एक बूंद के रूप में हो जाते हैं, और वो बूंदें जब बहुत सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो वही बादल कहलाता है। जब उन बूंदों का भार वायु के द्वारा उन पर लगने वाले श्यान बल से अधिक कम होता है तो वो आकाश में तैरते रहते हैं, परंतु जैसे ही उनका भार श्यान बल से अधिक हो जाता है वैसे वो नीचे आकर के गिर जाते हैं, अर्थात बारिश होने लगती है। दूसरा, वर्षा की बूंदों की चाल। हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो जो बूंदे हैं उसकी, जहां से वो बूंदे आकाश मंडल से आती हैं, उस आकाश मंडल से आते समय उनका जो वेग है वो लगातार परिवर्तित होता चला जाता है, क्योंकि द्रव वायु के द्वारा उन पर श्यान बल कार्य करता है। परंतु एक विशेष स्थिति ऐसी होती है, अर्थात पृथ्वी की सतह से कुछ दूरी पर उनकी चाल सीमित हो जाती है, वो सीधी रेखा से गति करते हैं, इसलिए वर्षा की बूंदों की चाल उससे ज्ञात की जा सकती है। इसकी एक आंकिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी से दी गई है। क्या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है? 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाली एक तांबे की गेंद 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड सीमांत वेग से तेल के टैंक में गिर रही है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेल की श्यानता का आकलन कीजिए, जबकि तेल का घनत्व इतना है और तांबे का घनत्व इतना है। बूंद किसकी है? तांबे की। तरल क्या है? तेल। दोनों का घनत्व दिया है, क्या क्या दिया है? चाल दी है, सीमांत चाल। ये 6.5 × 10⁻⁻2 मीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या दी है 2 × 10⁻³ मीटर। आर का मान ये हो गया, मिलीमीटर से मीटर बना लिए यहाँ पर। रो ये है, सिग्मा ये है, जी का मान ये है। उसके बाद हमें सीमांत चाल की गणना करनी है, तो सीमांत चाल के लिए हम सूत्र जानते हैं, 2/9 r² ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा बटे नीटा इंटू जी, और 2 का मान ये 2 है, r का मान रख के इसका वर्ग करेंगे। ये रो का मान है, ये सिग्मा का मान है, ये जी का मान है, 6.5 × 10 की मान, ये ईटा का मान है। ये ईटा निकालना है हमें, और सीमांत वेग के सूत्र से रखेंगे तो यहाँ वेग का मान रख देंगे। वेग ये है हमारा, जो पीछे दिया था, ये वेग है। इस वेग के को रखने के बाद इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, इसमें से ये घटा करके आ जाएगा, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 9.9 × 10⁻⁻1 किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड श्यानता गुणांक का मान आएगा। कुछ प्रॉब्लम इस वाले सूत्र के आधार पर करनी है, एनसीईआरटी की किताब से कुछ एग्जाम्पल करने हैं और घर से ये सब तैयार करना है। इस सूत्र के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो घर से तैयार करनी है, और कुछ प्रॉब्लम इस सूत्र के आधार पर वो प्रॉब्लम तैयार करनी है, और हमें इस सूत्र के आधार पर श्यान बल की गणना करनी है। कुछ प्रॉब्लम इसके आधार पर घर से ये सारा कार्य करना है। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं यहाँ पर। धन्यवाद।